नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। टीआरपी की रेस में आज तक काफी पीछे छूट गया। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया। और न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल लगातार बना हुआ है। जी और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया से काफी पीछे है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबरों की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से, जहां बादल फटने की खबर सामने आई है। बादल फटने के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। दरअसल कई गाड़ियां मलबे में दब चुकी हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा ही नजर आया। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बादल फटा। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश परेशानी का लोगों के लिए सबब बन गई है। पिथौरागढ़ के पास बादल फटने की वजह से आफत आ गई। फिर आसमान से बरसते पानी ने लोगों को खौफ में भर दिया। सैलाब की शक्ल में बहते मटमैले पानी ने कई घरों को अपने आगोश में ले लिया। वहां से जो तस्वीर सामने आई वो हैरान करने वाली थी। सैलाब की वजह से एक इमारत ताश के पत्ते की तरह ढह गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें नदी के कटाव की वजह से मकान की दीवारें गिरती दिखी और फिर अगले ही पल पूरा का पूरा मकान ही नदी के उफान में समा गया। वहीं रिहायशी इलाकों के लिए भी बारिश मुसीबत लेकर आई। वहाँ कई गाड़ियां मलबे में समा गई। बादल फटने के बाद आए सैलाब के मलबे ने पुल और सड़क को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। साथ ही चारों तरफ मलबा जमा हो गया। क्या दुकान क्या मकान, हर जगह बस मलबा ही मलबा नजर आया। जिसके बाद वहां जमे पत्थरों को हटाने के लिए खुदाई करने वाली मशीन की मदद लेनी पड़ी, जिससे काफी देर तक मशक्कत करने के बाद मलबे को हटाया। तब जाकर लोगों का आना जाना मुमकिन हो पाया। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने की घटना एक बड़े अलर्ट की तरह है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा अलर्ट सामने आया है, सवाल यह है कि बादल आखिर फटता कैसे है। बादल कोई गुब्बारा तो है नहीं कि फट गया। असल में हम जिसे बादल कहते हैं वो भाप होती है जो पहाड़ों पर बर्फ के पिघलने से बनती है। वही भाप आसमान में बहुत ऊपर जाकर ठंडी होती है, जो ओस जैसी बूंदों में बदलने लगती है और जो ढेर सारी हल्की बूंदें आपस में जुड़कर एक बादल बन जाती हैं। अब बादल बनाने वाली ऐसी बूंदें हल्की हों तो हवा उनको ढकेल कर आगे उड़ा ले जाती है। और जब पानी वाली ढेर सारी बूंदें एक दूसरे से चिपक जाती है तो उनका वजन बढ़ जाता है और अपने बूंदों के बोझ की वजह से बादल नीचे आने लगते हैं। और साथ ही बादल बनाने वाली बूंदों का बोझ ज्यादा हो तो बूंदें धरती पर टपकने लगती है, और जिसे हम और आप आम भाषा में बारिश कहते हैं। लेकिन पहाड़ी इलाकों में अक्सर बादल पहाड़ से कम ऊंचाई पर हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, बादल की बात करें तो बादलों में पानी का बोझ होता है जो उन्हें नीचे ले आता है। अब पहाड़ उन बारिश वाले बादलों का रास्ता रोककर खड़े हो जाएं दाएं बाएं। अगर रास्ता मिला तो बादल पहाड़ से टकराने की बजाय उधर से निकल लेते हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है कि 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में फैले और पहाड़ के बीच फंसे बादलों का सारा पानी कुछ मिनट या उससे ज्यादा घंटे भर में जमीन पर गिर जाता है। यानी 2-4 किलोमीटर दायरे में फैले बादलों में भरा करोड़ों लीटर पानी कुछ ही मिनट में बरस जाता है। और इसीलिए मौसम वैज्ञानिकों ने भी पहाड़ों पर अक्सर टूटने वाले पानी के इस कहर को आम लोगों की तरह बादल फटना ही मान लिया है। और एक बार फिर उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे को बंद करना पड़ा है। देखिए, जो जानकारी है कि हाईवे पर मलबा आ जाने की वजह से इस हाईवे को बंद करना पड़ा, जिसकी वजह से गाड़ियों की दोनों तरफ लंबी लंबी कतारें भी नजर आई हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर पहाड़ दरकने से हाईवे को बंद करना पड़ा। दरअसल उत्तराखंड के कई हिस्सों में पहाड़ दरकने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। उत्तरकाशी में तो पहाड़ दरकने की वजह से गंगोत्री हाईवे को ही बंद करना पड़ा। क्योंकि हाईवे पर इतना मलबा जमा हो गया कि गाड़ियों का वहां से गुजर पाना मुश्किल नजर आया। वहीं गंगोत्री हाईवे पर मलबा आने से ट्रैफिक रोकना पड़ा, जिसकी वजह से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। जिसके बाद जमीन खोदने वाली मशीन को लाया गया और हाईवे पर से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। लगातार पहाड़ दरकने की घटनाओं से अलर्ट प्रशासन हाईवे पर फंसे लोगों की हर मुमकिन मदद कर रहा है। लेकिन जगह जगह जमीन खिसकने से गंगोत्री हाईवे को खोलने में काफी दिक्कत आ रही है। और चलिए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के सिवनी में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।
हाल ये है कि संजय सरोवर डैम का पानी नदी में छोड़ दिया गया, लिहाजा नदी पार कर रहे 3 लोग अचानक इस पानी में कुछ इस तरह से फंस गए। हालांकि वक्त रहते रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो मध्य प्रदेश के सिवनी की वैनगंगा नदी में संजय सरोवर बांध का पानी छोड़ दिया गया और जिसकी वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया, तीनों आदमी उसमें फंस गए। तीनों आदमी अपने मवेशियों को चराने के लिए गए थे, तभी वापस आते वक्त अचानक वैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया और तीनों आदमी पानी के बीच फंस गए, जिसके बाद गांव वालों ने जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी। लोग एसडीएम साहब, एसडीओपी साहब और थाना प्रभारी वहाँ तैराक लेकर पहुँचे और उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला है। सूचना मिलते ही होमगार्ड और एनडीआरएफ की टीम को मौके पर रवाना किया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर तीनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दरअसल लगातार बारिश की वजह से संजय सरोवर बांध में पानी बढ़ गया था। ऐसे में वैनगंगा नदी में इसका पानी छोड़ दिया गया और नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग इसमें फंस गए। तो ब्राजील के अमेज़न जंगल में लगी आग ने विकराल भीषण रूप ले लिया है और इस महीने की शुरुआत में इस आग ने पिछले साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वहीं वैज्ञानिकों के मुताबिक 50 लाख हेक्टेयर इलाका अब भी खतरे में है। ऐसे में आग पर काबू पाने के लिए एक रणनीति फिलहाल तैयार की जा रही है। तो ब्राजील के अमेज़न जंगल का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें ये भीषण लगी आग भयावह होती जा रही है। और पिछले साल की बात करें तो देखिए, सितंबर के मुकाबले इस सितंबर के पहले हफ्ते ने ही आग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ब्राजील के अमेज़न जंगल की आग थमने का नाम नहीं ले रही है और इसी के चलते इसे फायर इमरजेंसी घोषित कर दिया गया। अगस्त में जहां इस आग ने पिछले 5 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, वहीं इस महीने के पहले हफ्ते ने ही पिछले साल सितंबर में लगी आग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले साल सितंबर के मुकाबले करीब 10% ज्यादा आग लगने की बात सामने आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जंगलों से आग का गुबार उठता नजर आया। वैज्ञानिकों के मुताबिक करीब 50,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके में अब भी आग का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में कई वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स आग पर काबू पाने की रणनीति में जुटे हैं। गणेश विसर्जन के कार्यक्रम के बाद मुंबई में जुहू बीच पर फिलहाल सफाई अभियान चलाया गया और इस दौरान डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने भी बीच पर जाकर सफाई की। छोटे छोटे स्कूली बच्चों के साथ साथ मुंबई में रहने वाले लोग इस सफाई अभियान का हिस्सा बने। बीएमसी की तरफ से ये सफाई अभियान चलाया गया। खासकर मुंबई के जुहू बीच पर अभियान चला, जिसमें बीच से गंदगी को हटाया गया। तो वहीं गणेश विसर्जन के दौरान जो प्रतिमा बीच पर रह गई थी, उनको भी सावधानी से हटाया गया। बीचेस हमारी क्लीन करना जरूरी है। कल हमारा विसर्जन हुआ, वो भी एक बहुत बड़ा पर्व है और उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमें बीचेस क्लीन करना है, हमें प्लास्टिक यूजेज कम से कम करना है या रिप्लेस करना है। मुंबई में शुक्रवार को गणेश विसर्जन का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया था, जिसमें जुहू बीच पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को विसर्जित किया गया था। बड़ा आयोजन होने की वजह से बीच पर गंदगी फैल गई थी, जिसे हटाने के लिए बीएमसी ने सफाई अभियान चलाया। तो वहीं अमृता फडणवीस ने बच्चों को पौधे देकर सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से अगली खबर, जहां सरकारी अस्पताल से लापरवाही वाली तस्वीर कुछ इस तरह से सामने आई है। दरअसल आरोप ये है कि वहां गर्भवती महिला का ऑपरेशन एक अंधेरे में किया गया। तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से देखिए किस तरह से शर्मसार करने वाली, हैरान कर देने वाली ये तस्वीर सामने आई। एक वीडियो सामने आया जिसमें सरकारी अस्पताल में टॉर्च और मोबाइल की रोशनी में एक मरीज का ऑपरेशन किया गया। बताया दरअसल ये जा रहा है कि जब गर्भवती महिला को इमरजेंसी में अस्पताल लाया गया, उसी वक्त बिजली चली गई। इसलिए डॉक्टरों ने अंधेरा दूर करने के लिए टॉर्च और मोबाइल फोन की मदद ली। अस्पताल के कर्मचारियों के अलावा मरीज के घर वालों ने भी अपने मोबाइल की लाइटें जला ली। इस दौरान रोशनी का इंतजाम हुआ और उसी में डॉक्टरों ने ऑपरेशन भी किया। वहीं परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में जनरेटर भी है और इन्वर्टर भी, लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं किया गया। मेरे सिस्टर का डिलीवरी अंधेरे में हो रहा था, जो कि यहाँ चोपन में कई दिनों से लाइट की जो बहुत कट रही है, उसकी वजह से हॉस्पिटल में भी लाइट नहीं रहती है। पूरा हॉस्पिटल का जितने कमरा है सब अंधेरे में रहता है। बिजली न होने की वजह से पूरा अस्पताल अंधेरे में दिखा। सभी कमरों में टॉर्च और मोबाइल की रोशनी के सहारे ही काम हुआ। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था। तो हरियाणा महिला आयोग
की चेयरमैन और महिला पुलिसकर्मी के बीच नोकझोंक का एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक लड़की की मेडिकल जांच को लेकर चेयरमैन ने जांच अधिकारी को जमकर फटकार लगाई। दरअसल महिला पुलिसकर्मी से नोकझोंक का ये पूरा मामला हरियाणा के कैथल में हरियाणा महिला आयोग की चेयरमैन और महिला पुलिसकर्मी के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। ऐसे में चेयरमैन ने महिला पुलिसकर्मी को कमरे से बाहर जाने के लिए कह दिया। पति पत्नी के बीच हुए विवाद में हरियाणा महिला आयोग की चेयरमैन ने लड़के की जांच के आदेश दिए थे, लेकिन जांच अधिकारी ने लड़के की जांच नहीं कराई, बल्कि लड़की की 3 जांच करवा ली। इसमें महिला आयोग की चेयरमैन को गुस्सा आ गया और उन्होंने जांच अधिकारी को कमरे से बाहर निकलने के लिए कह दिया। इसके बाद महिला पुलिसकर्मी ने जाते हुए चेयरमैन को जवाब देना शुरू कर दिया और दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। मना कर दिया था। लड़की का 3 बार तूने चेकअप कराया है। बिल्कुल बाहर निकल। तेरी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी। बाहर बिल्कुल जवाब नहीं देना। बिल्कुल जवाब नहीं देना मुझे। बाहर बिल्कुल जवाब मुझे नहीं देना। ऐसे चो बाहर ले जाओ, ऐसे चो बाहर ले जाओ। बिल्कुल। तो क्या लड़की की जांच कराने के लिए हो? जांच अधिकारी यहीं नहीं रुकी और जाते जाते चेयरमैन को कहा कि बकवास कर रही हो। वहीं इस दौरान कई अन्य पुलिसकर्मियों से बाहर ले जाने की कोशिश करती नजर आए। बेहतर कानून व्यवस्था हो तो कैसे किसी प्रदेश का कायाकल्प हो सकता है, और इसका उदाहरण हमें उत्तर प्रदेश बनकर एक तरीके से उभरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिछले 5 सालों के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश विदेशी निवेशकों की पहली पसंद बना। यूपी में 24 से ज्यादा देशों ने 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। तो इधर उत्तर प्रदेश से एक अच्छी खबर सामने आई है। वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश विदेशी निवेशकों का मनपसंद स्थान बन गया। उत्तर प्रदेश में 24 देशों ने 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया। अगले साल जनवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से उत्तर प्रदेश में FDI और बढ़ने की संभावना है। इसके लिए सरकार की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है। इसमें यूपी में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य पूरा होगा। सीएम योगी ने प्रदेश में औद्योगिक माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। औद्योगिक विकास विभाग ने विदेशी निवेश को लेकर डेडिकेटेड हेल्प डेस्क बनाई है। पिछले कुछ साल में 22 देशों से 26,371 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं और 39 परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटित हो चुकी है। इससे 38,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। प्रमुख निवेशक देशों में सिंगापुर, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी और दक्षिण कोरिया की कंपनियां हैं। और बड़ी खबर आपको यूपी के बाराबंकी से बता दें, जहां एक पलायन वाले पोस्टर का एक फोटो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल परिवार ने मुस्लिम परिवार पर डराने धमकाने का आरोप लगाया और इस मामले में पुलिस ने किसी भी तरीके से विवाद से साफ तौर पर इंकार किया। साथ ही मामले में शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने की बात पुलिस कर रही है। तो पुलिस ने विवाद होने पर साफ तौर पर इंकार किया, लेकिन देखिए यूपी के बाराबंकी में एक परिवार का पलायन के पोस्टर के साथ अब फोटो वायरल हुआ। आरोप ये है कि पड़ोस में रहने वाला मुस्लिम परिवार उनको लगातार परेशान कर रहा था। पलायन के पोस्टर के साथ फोटो जैसे ही वायरल हुई, पुलिस भी एक्टिव हो गई और फिर मामले की जांच शुरू की। तो पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि थोड़े दिन पहले बच्चों में विवाद हुआ था और देखते देखते परिवार के लोग भी विवाद में कूद पड़े। लेकिन पुलिस के मुताबिक पलायन जैसी कोई बात नहीं है। मोहल्ले में, इस गांव पंचायत में 60% आबादी बहुसंख्यक समुदाय की है और 40% अल्पसंख्यक समुदाय की है। तो इसमें अल्पसंख्यकों के द्वारा प्रताड़ित किए जाने की भी कोई बात अभी तक संज्ञान में नहीं आई है। वहीं जो फोटो वायरल हो रही है उसमें एक आदमी और औरत नजर आ रहे हैं और पोस्टर पर लिखा है कि मुस्लिम समुदाय के दबंगों के आतंक से हिंदू परिवार पलायन को मजबूर। वहीं पुलिस का दावा है कि अगर शिकायत आती है तो कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर लेंगे देश की राजधानी दिल्ली से, जहां दिल्ली में दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल दिल्ली के मंगोलपुरी में एक लड़के की चाकू से गोदकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात का वीडियो भी सामने आया, जिसमें हमलावर बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देता नजर आया। तो मंगोलपुरी में लड़के की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, जिसकी तस्वीरें लगातार दिखा रहे। दरअसल राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक घटना सामने आई, जिसमें मामूली विवाद में एक लड़के की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई और घटना का पूरा वीडियो सामने आया, जिसमें हमलावर बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहा है। दिल दहला देने वाला मामला दिल्ली के मंगोलपुरी का, जहां एक लड़के को चाकू से गोदकर मौत की घाट उतार दिया गया।
जो वीडियो सामने आया उसमें सफेद रंग की शर्ट पहना एक शख्स खून से लथपथ नजर आया। उसके चारों तरफ लोग दिखे। तभी एक लाल रंग की टी शर्ट पहने शख्स ने उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिए। वीडियो में नजर आया कि हमलावर को किसी का खौफ नहीं है, वो सबके सामने वारदात को अंजाम देता रहा और वहां से आराम से फरार भी हो गया। इस बीच कुछ लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाफी रही और हमलावर ने लड़के को मौत के घाट उतार दिया। जिस लड़के की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई उसका नाम अरमान है और बताया गया कि सिर्फ बाइक टकरा जाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें अरमान को मौत के घाट उतार दिया गया। तो शर्मसार करने वाली ये घटना, हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से भी सफाई सामने आई। इलाके में दोनों पक्षों में वर्चस्व के मुद्दे पर विवाद था, जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। दो परिवारों के बीच आपसी दबंगाई को लेकर के हुई मुठभेड़ का नतीजा था, जिसमें दोनों परिवार पहले भी आपसी रंजिश में इन्वॉल्व रहे हुए हैं और उस एरिया में डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने की ये लड़ाई थी, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं सैफ, विनीत और शाहरुख, वो हमने ऑलरेडी पकड़ लिए हैं। अन्य अभियुक्त आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं और उन्हें पकड़ने के लिए 4 टीम PS मंगोलपुरी से रवाना हो चुकी हैं। जल्दी वो भी पकड़ ली जाएंगे। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से लेंगे खबर, जहां रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। दरअसल इस वीडियो जिसमें रेलवे ट्रैक पार कर रही एक महिला की जान बाल बाल बच गई। वो महिला रेलवे ट्रैक को पार कर प्लेटफॉर्म पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। जैसे उस महिला ने रेलवे ट्रैक पार करने के बाद प्लेटफॉर्म पर अपना सामान रखा, सामने से उसे एक ट्रेन आती दिखी, जिसके बाद वो तेजी से चढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन प्लेटफॉर्म की ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से वो प्लेटफॉर्म पर नहीं चढ़ पाई। तभी एक शख्स भागता हुआ आया और उसने महिला को प्लेटफॉर्म पर चढ़ा लिया। वहीं बिल्कुल किनारे पर रखे उसके बैग को भी खींच लिया, लेकिन इतना होने के बाद भी महिला नहीं मानी और प्लेटफॉर्म पर रखे अपनी बोतल उठाने लगी। तभी तेज रफ्तार से महिला के बिल्कुल करीब से ट्रेन गुजर गई। बस इंच भर की दूरी बाकी थी, वरना महिला के साथ बड़ा हादसा हो जाता। मामला फिरोजाबाद के शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन का बताया गया, जहां लगे CCTV कैमरे में पूरा वाकया रिकॉर्ड हो गया और जिसने भी इस वीडियो को देखा उसके होश उड़ गए। और अब खबर झारखंड के गढ़वा से है, जहां एक आदमी पर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया गया। वारदात का पूरा वीडियो सामने आया है। आग लगने का आरोप गांव के ही रहने वाले कसुमुद्दीन पर लगा है और जिसे फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले पर गिरफ्तार कर लिया है। तो झारखंड के गढ़वा से दिल दहला देने वाली ये वारदात सामने आई। मामूली विवाद में एक शख्स को आग के हवाले कर दिया गया और जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। विवाद के बाद आग लगने का वीडियो सामने आया, जिसमें एक आदमी दुकान के अंदर बैठा दिखा। उसके हाथ में पेट्रोल से भरी हुई बोतल दिखी, तो वही अचानक से माचिस की तीली जला दी और पेट्रोल सामने खड़े लड़के पर डाल दिया और उसे आग के हवाले कर दिया। युवक को आग से झुलसता देख इलाके में हड़कंप मच गया। चीख पुकार होने लगी, तो वही आग में झुलस रहा लड़का खुद को बचाने की गुहार लगाता दिखा। लोगों ने आग पर काबू पाकर लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। युवकों के बीच लड़ाई झगड़ा के क्रम में पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की घटना की सूचना है, जांच की जा रही है। बताया गया कि मामला बंशीधर नगर का है, जहां कसमुद्दीन और किसी में विवाद चल रहा था। बीच बचाव कराने आए दीपक से कसमुद्दीन भिड़ गया और कसमुद्दीन ने दीपक को आग के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी कसमुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। और आइए अब आपको पूरा मामला यहाँ पर बताते हैं। दरअसल गांव के रहने वाले कसमुद्दीन का किसी और से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बीच पास से दीपक सोनी गुजर रहा था, जिसकी नजर झगड़ रहे लोगों पर पड़ी और दीपक ने झगड़े को शांत कराने की कोशिश की। इस बीच कसमुद्दीन उल्टा दीपक से ही भिड़ गया और साथ ही वो झगड़ा करने लगा, लेकिन देखते ही देखते विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। इतना कि कसमुद्दीन ने दीपक पर पेट्रोल छिड़क कर उसे आग के हवाले कर दिया। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में मामला दर्ज करते हुए आरोपी कसमुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। तो झारखंड के गुमला से लेंगे खबर, जहां जंगली हाथियों ने गांव वालों की नाक में दम मचा दिया। दरअसल देर रात हाथियों ने किसानों की करीब 10 एकड़ मकई की फसल को बर्बाद कर दिया। ऐसे में अब किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो बेहद परेशान है गांव वाले हाथियों से। दरअसल झारखंड के गुमला में जंगली हाथियों ने लोगों को परेशान कर दिया है। इतना ही नहीं, हाथियों ने 10 एकड़ में लगी मकई को बर्बाद तहस नहस कर दिया। गुमला के लोगों के सामने उस वक्त मुसीबत खड़ी हो गई जब देर रात जंगली हाथियों ने उनके खेतों में जमकर उत्पात मचाया और किसानों के करीब 10 एकड़ की मकई की फसल बर्बाद कर दी,
जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। ऐसे में गांव वालों ने सरकार से मुआवजे की मांग की। विभाग से मांग है कि हाथी को भगाने के लिए कुछ व्यवस्था की जाए और हम लोग का जो खेती का जो नुकसान हुआ है मक्का खेती का उसको मतलब उससे मुआवजा मिले उसको। ये पहली बार नहीं था जब हाथियों ने इस तरह उत्पात मचाया हो। जंगली हाथियों ने पिछले 1 महीने में गांव वालों की नाक में दम कर दिया। ऐसे में गांव वालों में दहशत फैल गई कि कब हाथी गांव में आ जाए और किसी पर हमला कर दे। बताया गया कि गांव वालों ने इसे लेकर कई बार शिकायत भी की, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाए गए। और चलिए बात कर लेते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर की, जहां पर महिलाओं ने पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए पुजारी की अर्थी को कंधा दिया। महिलाओं के इस अनोखे कदम से गांव के पुरुषों ने उनका साथ यहां पर दिया और गाजे बाजे के साथ पुजारी की अंतिम यात्रा निकाली गई। जिसने भी तस्वीरें देखी, महिलाओं की जमकर तारीफ की गई। तो बिहार के मुजफ्फरपुर की यह तस्वीर यहां पर सामने आई, जिसमें एक पुजारी के निधन पर अनोखी तस्वीर देखने को मिली, जहां पर इस तस्वीर में गांव की महिलाओं ने पुजारी की अर्थी को कंधा दिया। श्रद्धा की भावना ऐसी थी कि पुजारी की मौत के बाद पूरे गांव वालों की आंखें नम हो गई। उनके अंतिम दर्शन के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा और बात जब अंतिम विदाई की आई तो अर्थी को कंधा देने के लिए गांव की सारी महिलाएं आगे आ गई। महिलाओं की इस पहल में गांव के पुरुषों ने भी उनका साथ दिया और गाजे बाजे के साथ उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। महिलाओं ने अर्थी को कंधा देते हुए ये संदेश दिया कि वो किसी रूढ़िवादी परंपरा से बंधे हुए नहीं। गांव वालों की इस अनोखी पहल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने भी इसकी जमकर तारीफ की। चिली के सेंटियागो से लेंगे खबर, जहां पर छात्रों का प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र होता जा रहा है। ऐसे में पुलिस और छात्रों के बीच भिड़ंत हो गई, जहां गुस्साए छात्रों ने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंक दिया। वहीं पुलिस ने छात्रों को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। तो छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जहां पर छात्रों ने पुलिस का विरोध किया। दरअसल चिली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सेंटियागो में जारी छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो गया। उन्होंने पुलिस पर पेट्रोल बम तक छोड़ दिए, जिसके बाद पुलिस ने भी बल प्रयोग किया। सेंटियागो में पिछले 4 दिनों से जारी छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो गया। प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस में भिड़ंत हो गई। छात्रों ने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके, जिसके बाद छात्रों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। चिली के छात्र एजुकेशन सिस्टम में बेहतर सुविधाएं चाहते हैं। दरअसल एक जनमत संग्रह ने नए संविधान को खारिज कर दिया, जिसमें 1980 के सैन्य तानाशाही कानूनों को बदलने की बात कही गई थी। इसी फैसले से कुछ छात्र नाराज होकर सड़कों पर उतर आए और देखते ही देखते 4 दिनों से जारी शांतिपूर्ण प्रदर्शन उग्र हो गया। और चलिए बात कर लेते हैं यूपी की, जहां पर बच्चा चोरी की अफवाह से लोगों में काफी ज्यादा डर है। सिर्फ शक के आधार पर ही कई निर्दोष लोगों की पिटाई यहां पर कर दी गई। दरअसल यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का पूरे मामले पर कहना है कि अफवाह फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए सख्त निर्देश भी जारी किए गए। तो वहीं सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह की अफवाहों पर कैसे लगाम लगाया जाए, एक विस्तृत निर्देश जारी हुए हैं, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि पिछले कुछ सालों में जहां इस तरह की रूमर मॉन्गरिंग पहले भी हुई थी, वैसी जगह आइडेंटिफाई की जाए, वहां प्रॉपर पिकेटिंग करके वहां पेट्रोलिंग कराई जाए, पीस कमेटी के लोगों को, ग्राम चौकीदारों को और डिजिटल वॉलंटियर्स को और जो भी पीस लविंग सिटीजन्स हैं उसको इन्वॉल्व करके एक माहौल बनाया जाए तथा साथ ही साथ सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जाए और ये भी स्पष्ट किया जाए कि अगर किसी के द्वारा इस तरह की घटना कारित की जाएगी तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो बच्चा चोरी की अफवाह यूपी में जंगल की आग की तरह फैल रही है। निर्दोष बेकसूर लोग भीड़ का शिकार बन रहे हैं। यूपी में बच्चा चोरी की अफवाह में कई लोग भीड़ का शिकार बन रहे हैं। प्रदेश के कई शहरों में ये अफवाह तेज है। केवल शक के आधार पर लोगों को पीटा जा रहा है। बच्चा चोरी की अफवाह यूपी में जंगल में आग की तरह फैल गई। निर्दोष और बेकसूर लोग भीड़ का शिकार बन रहे हैं। यूपी में बच्चा चोरी की अफवाह में कई लोग भीड़ का शिकार बन रहे हैं। प्रदेश के कई शहरों में यह अफवाह तेज है। केवल शक के आधार पर लोगों को पीटा जा रहा है।
राजधानी लखनऊ से लेकर अयोध्या, गोरखपुर से लेकर अमरोहा तक अफवाह की आग फैली है। ऐसे में पुलिस एक्शन में आ गई। रात्रि 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद कोई भी संदिग्ध व्यक्ति घूमता हो पाया करता है तो पुलिस को सूचित करे। पुलिस का कहना है कि अफवाह फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए निर्देश जारी किए गए। वहीं सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में शहर शहर बच्चा चोरी की अफवाह से हड़कंप मच गया है। इन 6 तस्वीरों के जरिए आप देखें, राजधानी लखनऊ से लेकर अयोध्या, गोरखपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, इसके अलावा रायबरेली और अमरोहा तक में दहशत का माहौल है। लखनऊ के काकोरी इलाके में लोगों ने बच्चा चोरी होने के शक में एक शख्स की बुरी तरीके से पिटाई कर दी। तो चौक इलाके की तस्वीर भी आपके सामने, जहां एक अधेड़ को लोगों ने चौराहे पर बांधकर बेरहमी से पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। ठीक ऐसी ही तस्वीर जौनपुर की भी है, जहां एक संदिग्ध को लोग पकड़कर थाने ले गए। गोरखपुर से भी देखिए कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां प्रतापगढ़ में खेत में बैठी आधा दर्जन महिलाओं को भी गांव वालों ने जमकर पीटा। तो वहीं अमरोहा में भी बच्चा चोरी के शक में महिलाओं ने एक युवती की जमकर पिटाई कर दी। तो उत्तर प्रदेश में इन दिनों बच्चा चोरी की जो अफवाह है वो लगातार फैल रही है। निर्दोष और बेकसूर लोग इसके चक्कर में आ रहे हैं और यही वजह है कि देखिए इसी तरीके की अफवाह की घटनाएं पुलिस के लिए अब सरदर्द साबित हो रही हैं। तो कई शहर हैं जो इस वक्त आपके सामने हैं। शहर शहर अफवाह की आग किस तरह से यहाँ पर फैल रही है। सहारनपुर, अमरोहा, सीतापुर और बिल्कुल आगे बढ़ते हुए राजधानी लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर और रायबरेली, ये वो जगह है जहां पर अफवाहों के चलते बेगुनाह बेकसूर लोगों को भारी भीड़ का सामना करना पड़ रहा है। प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर भी इसमें शामिल है। ये वो शहर हैं जहां पर अफवाह की आग जो है वो लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। और बिल्कुल न्यूज़ 18 इंडिया भी लगातार इस बात के अपने दर्शकों से अपील करता है कि देखिए किसी भी तरीके की अफवाह में आप ना आए। अपराध का कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन हर चेहरा जो है वो अपराधी नहीं होता। और यूपी के साथ साथ बिहार में भी बच्चा चोरी की अफवाह जोर पकड़ रही है और इसके साथ साथ निर्दोष लोगों को वहां पर निशाना लगातार बनाया जा रहा है। कटिहार, बेगूसराय में ऐसी ही कुछ तस्वीर घटना सामने आई है। कटिहार में तो बच्चा चोरी के शक में आधा दर्जन लोगों को बंधक बना लिया गया। बवाल इतना किया गया जिसकी तस्दीक करती हुई ये तस्वीर आपके सामने, जबकि लोग चंदा लेने आए थे। हालांकि दूसरी तरफ बेगूसराय की बात करें तो वहां भी बच्चा चोरी के शक में मॉब लिंचिंग होते होते बच गई, जहां एक महिला को लोगों ने धर दबोचा और उसकी जमकर बेरहमी से पिटाई की गई। तो यूपी से लेकर बिहार तक की एक जैसी ही तस्वीरें। और चलिए आप बढ़ते हैं आगे। ब्रिटेन के नए राजा किंग चार्ल्स III को चुन लिया गया है। थोड़ी ही देर पहले उनकी बाकायदा ताजपोशी भी की गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री समेत सभी बड़े नेता वहां पर मौजूद रहे। लंदन में ये समारोह शानदार तरीके से आयोजित हुआ। नए राजा किंग चार्ल्स III महारानी के सबसे बड़े बेटे हैं। क्वीन एलिजाबेथ की 96 साल की उम्र में निधन हो गया, जिसकी वजह से 70 साल तक ब्रिटेन की वो महारानी भी रही। और देखिए एक बार नई तस्वीर यहाँ पर सामने आई है नए राजा की ताजपोशी को लेकर। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नए राजा की ताजपोशी और बड़े नेताओं की वहां पर मौजूदगी थी, लेकिन जो भी वहां पर मौजूद था हर कोई महारानी एलिजाबेथ को याद कर रहा था। सबीरा, तो चार्ल्स III अब नए ताजपोशी के साथ यहाँ पर सामने आ चुके हैं। नए ताजपोशी की ये 2 तस्वीरें इस वक्त। क्वीन एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ब्रिटेन की जनता उन्हें वहां पर श्रद्धांजलि दे रही है। बकिंघम पैलेस के बाहर श्रद्धांजलि देने के लिए लंबी लंबी कतारें भी नजर आ रही हैं। 19 सितंबर को अंतिम संस्कार किया जाएगा महारानी एलिजाबेथ का। तो गम में इस वक्त ब्रिटेन डूबा हुआ नजर आ रहा है। महारानी को श्रद्धांजलि देने के लिए भी तैयारियां की जा रही हैं ताकि अंतिम दर्शन उनके हर कोई कर सके। और देखिए किस तरीके से बकिंघम पैलेस के बाहर वहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, उनके समर्थक पहुंचे, उनके चाहने वाले पहुंचे। तो महारानी के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई। उनका अंतिम संस्कार 19 सितंबर को किया जाएगा। दरअसल महारानी के चाहने वाले उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। महारानी की मौत के बाद बकिंघम पैलेस पहुंचे किंग चार्ल्स III ने ब्रिटेन के नाम अपना पहला संबोधन भी दिया और संबोधन देते वक्त महारानी को उन्होंने याद करते हुए वो बेहद भावुक नजर आए।
मायूस चेहरे, माथे पर शिकन, गम में डूबे हैं ब्रिटेन के लोग। अपनी महारानी को श्रद्धांजलि देने के लिए बकिंघम पैलेस के बाहर भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बारिश भी उन्हें क्वीन एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि देने से नहीं रोक पाई। लंदन के बकिंघम पैलेस के अलावा बर्कशायर में विंडसर कैसल के बाहर भारी भीड़ दिखी है। लोगों ने अपने अंदाज में महारानी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। साथ ही लोगों ने महारानी के काम और उनकी मजबूत शख्सियत को याद किया। COVID, when we was at one of our low moments, she came on television and she said, "We will get through this. You will meet your family and your friends." And so I'm sure her words and her memory will be in everybody. क्वीन एलिजाबेथ के निधन पर आर्मी ने भी उन्हें सैल्यूट किया। ब्रिटिश आर्मी ने महारानी को शाही गन सैल्यूट दिया। उन्हें हर साल के हिसाब से 96 राउंड की फायरिंग के साथ सलामी दी गई। बता दें कि महारानी का निधन 96 साल की उम्र में हुआ है। ब्रिटेन में शुक्रवार से ही राजकीय शोक शुरू हो चुका है। जब तक महारानी का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, तब तक ब्रिटेन में राजकीय शोक जारी रहेगा। उधर महारानी को याद कर किंग चार्ल्स भावुक हो गए। किंग चार्ल्स ने पहली बार ब्रिटेन के नाम संबोधन दिया। अपने संबोधन में किंग चार्ल्स ने कई बार अपनी मां को याद किया। महारानी एलिजाबेथ को याद कर किंग भावुक हो गए और जनता को धन्यवाद भी दिया। She made sacrifices for duty. Her dedication and devotion as sovereign never wavered. महाराजा चार्ल्स ने महारानी एलिजाबेथ के निधन पर दुख जताया और श्रद्धांजलि भी अर्पित की। साथ ही संबोधन के दौरान किंग चार्ल्स ने इस बात पर भी जोर दिया कि वो इस पद पर रहते हुए संविधान की रक्षा करेंगे। और उधर ओडिशा के पुरी में भी सेंट आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने क्वीन एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि दी। सुदर्शन पटनायक ने रेत पर क्वीन की मूर्ति उकेरकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। रेत से उकेरी गई क्वीन की प्रतिमा पर 700 से ज्यादा गुलाब का इस्तेमाल भी किया गया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सुदर्शन पटनायक ने किस तरीके से रेत पर महारानी एलिजाबेथ की तस्वीर को उकेरने की कोशिश की। 96 साल तक एक लंबा सफर उन्होंने तय किया और ब्रिटेन की जनता के दिलों पर राज किया। अलविदा कहानी की एक तस्वीर इस वक्त आपके सामने ओडिशा के पुरी से। और देखिए फूलों से किस तरीके से रेत के साथ साथ फूलों से सजाया गया है और हर कोई अपने तरीके से श्रद्धांजलि देने की कोशिश कर रहा है महारानी एलिजाबेथ को। हालांकि 19 सितंबर को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा पूरे रीति रिवाज से। रबर गर्ल के नाम से मशहूर अन्वी आज प्रधानमंत्री मोदी से मिली। दरअसल अन्वी को बचपन से ही कई गंभीर बीमारियां थी, लेकिन योग ने अन्वी को पूरी तरह बदल दिया। 14 साल की अन्वी अब तक राष्ट्रीय स्तर की 32 योग प्रतियोगिताओं में भाग ले चुकी हैं और 21 पुरस्कार अपने नाम भी कर चुकी हैं। अन्वी गुजरात के सूरत की रहने वाली है। बचपन से बीमारी की वजह से अन्वी सिर पर पैर रखकर सोती थी और तभी उनकी मां ने उसे योग करने के लिए प्रेरित किया। और आज अन्वी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किया। चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कितनी खुश है अन्वी पीएम सर से मिलने के बाद। विजय जी, आप लोग की जर्नी कैसी रही? 2008 में जब अन्वी का हमारे घर पे जब जन्म हुआ तब डॉक्टर ने बताया कि ये काफ़ी मुश्किलों के साथ ये पैदा हुई है। तब पूरा फैमिली डिसअपॉइंट हो गया था। लेकिन बाद में जब हमको पता चला कि नहीं, इस दिव्यांग बच्ची में भी कोई टैलेंट होगी, हमको सिर्फ अभी प्रॉपर पेरेंटिंग करनी है, तब हमारा पेरेंटिंग का रोल सामने आया और पूरा फैमिली एकजुट होके सबने अपने एफर्ट्स लगाए और तब जाके ये दिव्यांग बच्ची आज डिफरेंटली एबल बच्ची बनी और पूरे देश के लिए एक मिसाल बनी कि अगर हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते। एक निशानी के तौर पर आप प्रधानमंत्री मोदी से मिले, तो क्या कुछ ऑटोग्राफ आप लोगों ने लिया? किस तरीके से अन्वी, क्योंकि यादगार है और प्रधानमंत्री से मोदी से मिलना सबका सपना होता है, तो सपने को कैसे सजो के रखेंगी?
जी, सबसे अमूल्य क्षण है जब सर ने खुद अपने हाथ से इस सर्टिफिकेट के ऊपर हस्ताक्षर करके अन्वी को गिफ्ट किया। तो अन्वी, ये क्या है, ये किसके हस्ताक्षर हैं? नरेंद्र मोदी के हस्ताक्षर है। तो अन्वी बता रही हैं कि नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्ताक्षर है। तो कहीं ना कहीं एक श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को भी जाता है, देश की इस सरकार को जाता है कि योग को जिस तरीके से बढ़ावा दिया है पिछले 8 सालों में, ये काफी तारीफ के काबिल है। जोधपुर में अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा